हेलो फ्रेंड्स, सो HS22 के डी रॉ सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से मिडिएवल हिस्ट्री का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जहां पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सो दैट एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। ऑल्दो अगर हम इस टॉपिक की बात करें, बहुत ज़्यादा HS एग्ज़ाम में नहीं देखा गया है, बट यू नेवर नो, पैटर्न में कभी भी चेंजेस हो सकते हैं और इसका जो वेटेज है वो फिर भी बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो लेट अस जस्ट रिमाइंड यू कि हमारी ऐप है O2IAS अकेडमी ऐप। इसमें HPAS प्रीलिम्स के सेक्शन में अगर आपको ये PDF चाहिए तो वहाँ पे कंटेंट वाला फ़ोल्डर है और वहाँ पे आपको PDF ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो मिडिएवल हिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं डैट विल बी द मुगल्स। द मुगल हिस्ट्री इसमें कवर्ड होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। इन दिस बैटल तुलगुमा टेक्निक ऑफ वॉरफेयर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो स्टेटमेंट है तुलगुमा टेक्निक के बारे में, सेकेंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं कि बाबर गेव क्रेडिट टू हिज माउंटेड आर्चर्स एज फार एज विक्ट्री इन दिस बैटल इज कंसर्न। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जो तुलगुमा टेक्निक थी वो एक्चुअली फ्लैंकिंग टेक्निक थी। फ्लैंक्स का ये मतलब होता है कि आप जब लड़ने के लिए जाते हैं तो आप अपनी टुकड़ी को लेफ़्ट राइट सेंटर आगे पीछे वाली जो डिविजन्स उसमें बांट देते हैं। जब आप लड़ने जाते हैं, जैसे बाबर लड़ने गया था इब्राहिम लोदी के पास के साथ कि उसके अगेंस्ट आदर, तो उसने सारी की सारी सेना एकदम मैदान में नहीं उतारी, उसने रिजर्व्स बचा के रखे। तो वो तुलगुमा टेक्निक के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, जैसे ही इब्राहिम लोदी की जो फ़ौज है वो एग्जॉस्ट होने लगी, थकने लगी, तो उसने लेफ़्ट राइट से अपने जो फ्लैंक्स हैं, जो कोने लेफ़्ट राइट के कोने वाली जो फ़ौज थी उसको छोड़ दिया और उसने वहाँ पे जाके कत्लेआम मचा दिया। तो डैट इज़ तुलगुमा टेक्निक। लेकिन ये फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं हुई थी उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि बाबर इसी बैटल से हार चुका था शैबानी खान उज़्बेक से सेंट्रल एशिया में। तो ये पहली बार जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं हुई थी। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि बाबर ने अपने माउंटेड आर्चर्स को क्रेडिट दिया इस बैटल की जीत में। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। माउंटेड आर्चर्स होते हैं जो घुड़सवार हैं और घोड़े पे चढ़े चढ़े ही वो तीर अंदाजी भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही घातक एक फोर्स थी बाबर के पास जिनको माउंटेड आर्चर्स हम कहते थे। तो बी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि 2 ओनली इज़ करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब इन बैटल्स को आपने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। डैट मीन्स कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। अब बैटल ऑफ चंदेरी यहाँ पे देखते हैं। जो बैटल ऑफ चंदेरी है वो 1528-29 के आसपास होता है। आपको एग्जैक्टली डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेट्स रटेंगे तो हिस्ट्री का जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं वो उसमें ख़त्म हो जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी बाबर का बैटल था मेदिनी राय, जो कि एक राजपूत राजा था जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था, और ये 1528-29 में होता है। सेकंड बैटल है बैटल ऑफ समूगढ़, जो 1658 के आसपास होता है, जिसमें दारा शुको को डिफीट मिली थी बाय औरंगज़ेब। ये भी मुगल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बैटल था। और लास्ट है बैटल ऑफ सेमल, जो कि अगर हम देखें तो ये 1500s में होता है। ठीक है, 1500s की अगर हम बात करें, ये 1550 के आसपास होता है, 40s-50s के आसपास। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ सेमल एंड देन बैटल ऑफ समूगढ़। तो 1, 3, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। डैट इज़ 1, 3, 2। बैटल ऑफ चंदेरी, फिर बैटल ऑफ सेमल जिसमें कि शेर शाह सूरी लड़ते हैं। इस बैटल की थोड़ी हम डिस्कशन कर लें। उसने राजपूत राजा मालदेव राठौर को इसमें हराया था, जहाँ पे 2 बहुत ही बहादुर राजपूत जो यहाँ पे कमांडर्स थे, जैता और कुंपा, उन्होंने बहुत तगड़े यहाँ पे जौहर दिखाए, हालांकि वो जीत नहीं पाए। तो बहुत ही भारी एक बैटल पड़ गया था शेर शाह सूरी के लिए, ऑल्दो उसने बैटल जीत लिया था विद हैवी लॉसेस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शेर शाह सूरी के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम नोट करते हैं। तो पहला है अब्बास खान शिरवानी कोर्ट हिस्टोरियन थे शेर शाह सूरी के, उनके अपने हिस्टोरियन थे, जिसने तारीख शेर शाही लिखी, एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड है शेर शाह सूरी ने 6 इंपॉर्टेंट हाईवेज़ को डेवलप किया। दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि 4 हाईवेज़ डेवलप हुए थे, उसी में GT रोड भी आता है।
हालांकि जीटी रोड पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन इसने उसको अच्छे से रेनोवेट करवा दिया। एंड थर्ड है ही ऑल्सो डिज़ाइन प्रॉपर कॉइनेज सिल्वर रुपया एंड गोल्ड अशरफी। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि करेंसी रिफॉर्म्स इसने बहुत ही वाइड रेंजिंग इसने अंडरटेक किए, और जो रुपया जो टर्म है हमने यहीं से उठाया है जो शेर शाह सूरी के करेंसी रिफॉर्म्स थे। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगी। अगेन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब बाबर इनमें से कौन से सूफ़ी सिलसिले के फॉलोअर थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या वो नक्शबंदिया थे, कुबराविया थे, कादरिया थे या फिर चिश्ती थे? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, नक्शबंदिया। बाबर जिस सूफ़ी सेंट के आर्डेंट फॉलोअर थे दैट इज़ उनका नाम है उबैदुल्ला अहरार। उबैदुल्ला अहरार। सो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सो क्वेश्चन 4, बाबर किसके फॉलोअर थे? नक्शबंदिया सेंट उबैदुल्ला अहरार के। क्वेश्चन 5 पे चलते हुए, अब यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, आपको ये बताना है कि किस आर्ट या फिर किस डोमेन से लिंक्ड ये पर्सनालिटीज़ हैं। तो दसवंत, बसावान, बिशनदास, गोवर्धन, ये नाम किस आर्ट से जुड़े हुए हैं जो कि मुग़ल काल की हम बात कर रहे हैं? क्या वो आर्किटेक्चर है, क्या वो पेंटिंग है, क्या वो म्यूज़िक है, क्या वो सॉसरी? सॉसरी मीन्स ये जो जादू वगैरह होता है, मैजिक, ठीक है, सर्कस और ये मैजिक, ये सब चीज़ें होती हैं, दैट इज़ सॉसरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंटिंग। ये जितने भी नाम यहाँ पे गिवन हैं दे ऑल वर वेरी गुड पेंटर्स। इनफैक्ट अकबर और जहांगीर के टाइम पे प्रोमिनेंट पेंटर्स थे मुग़ल कोर्ट में। अकबर ने तस्वीर खाना इस्टेब्लिश किया क्योंकि हुमायूं जो उनके फादर थे वो पर्शिया से 2 मास्टर पेंटर्स को लेके आए थे जिनका नाम था मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। तो उसके बाद से ये पेंटिंग का जो सारा सिस्टम है वहाँ से चलता है, ठीक है। तो 20 में करेक्ट आंसर होगा। अब 6 क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। इन स्टेटमेंट्स में से आपने करेक्ट देखना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो फर्स्ट है मिर्ज़ा हकीम ने रिवोल्ट किया था अकबर के ख़िलाफ़ नॉर्थ वेस्ट रीजन में, डैट इज़ अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। क्या ये सही है? ये एकदम सही है। मिर्ज़ा हकीम जो थे वो हाफ़ ब्रदर थे अकबर के। हाफ़ ब्रदर मतलब कि उनकी माँ डिफरेंट थी, फादर हुमायूं ही थे, ठीक है। तो मिर्ज़ा हकीम ने काबुल वाले एरिया से रिवोल्ट किया अकबर के अगेंस्ट, और ये काफ़ी सीरियस रिवोल्ट हो चुका था क्योंकि उज़्बेक्स और बाकी कुछ जो ग्रुप्स हैं वो भी इनके पीछे रैली हो गए थे, इनको सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इज़ शेख अब्दुल नबी जो उस टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको करप्शन और ग्राफ्ट के एक्यूजेशन के तहत कहीं ना कहीं सज़ा मिली थी, वो पकड़े गए थे, और ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अब्दुल नबी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे अकबर, एक बहुत तगड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन जैसे ही उनके करप्शन के चार्जेस सामने आए तो इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी, तो सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अब 7th क्वेश्चन पे मूव करते हुए मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द मनसबदार्स प्रेफर नकदी रादर देन जागीर्स। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादातर मनसबदार थे, मनसबदार मतलब ऑफिसर्स, जैसे आज IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं, मनसबदार भी उस टाइम के टॉप क्वालिटी ऑफिसर्स थे जो एकदम हाई लेवल पे थे। तो वो नकदी प्रेफर करते थे रादर देन जगीर्स। वो कहते थे कि हमें आप कैश में पेमेंट करिए, जगीर्स मीन्स लैंड अलॉट ना करिए, हमें टेरिटरीज़ को ना दिया जाए, हमें कैश दिया जाए। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो कैश पेमेंट थी वो अक्सर डिले हो जाती थी और कभी कभी बहुत लेट मिलती थी, इसलिए सब कहते थे कि उनको लैंड अलॉट कर दिया जाए, जगीर्स अलॉट कर दिए जाए। उन्हीं को जगीरदार भी कहा जाता था, जो टर्म आपको आज भी सुनने को मिल जाती है। तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड हम पढ़ते हैं कि जहांगीर हैड इंट्रोड्यूस्ड मंथ स्केल इन द सिस्टम ऑफ मनसबदारी। ये भी गलत है क्योंकि शाहजहां ने ये सिस्टम कहीं ना कहीं लागू किया था। तो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम सिस्टम की बात करें तो जहांगीर ने जो सिस्टम यहाँ पे लगाया था डैट वाज 2 अस्पा सी अस्पा, जिसके तहत जो मनसबदार है या तो 2 गुना अपनी सवार के रैंक के मुकाबले हॉर्सेस को मेंटेन करता था, या फिर 3 टाइम्स वो मेंटेन करता था सवार रैंक में जितना दिया होता था। सवार रैंक, ये कितने हॉर्समैन या कितने घुड़सवार उसको मेंटेन करने हैं। 2 अस्पा सी अस्पा में ये 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स हो जाते थे। और मंथ स्केल में क्या होता था,
जो मनसबदार हैं वो मंथ के हिसाब से अपॉइंट होते थे, या तो 4 मंथ्स या 6 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, सो दैट पूरे साल की सैलरी उनको ना देनी पड़े। 8th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अब आपको इन सूफी सेंट्स को मैच करना है, ये देखना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं एज फार एज देयर कंटेम्प्रेरी रूलर इज़ कंसर्न, कि कौन से सूफी सेंट्स कौन से रूलर्स के ऑपोजिट आए थे या फिर उनके साथ आए थे। अब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनको इल्तुतमिश के साथ कंपेयर किया गया है, ये एक रॉन्ग कंपैरिजन है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे 1000 AD के आसपास। ठीक है, ये काफ़ी पहले आ गए थे, इसी के आसपास ये आए थे, और इल्तुतमिश के आसपास ये नहीं एग्जिस्ट करते थे। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो गियासुद्दीन तुगलक के आसपास, ये बिल्कुल सही है, उनके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और निज़ामुद्दीन औलिया और इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी खिटपिट भी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में भी आ गए थे। सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के टाइम पे थे, ये भी एकदम सही, क्योंकि जो सलीम जहांगीर का नाम रखा गया था वो भी इसी सूफी सेंट की कृपा से ही कहीं ना कहीं रखा गया। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट होंगे, बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9th को हम देखते हैं। या अमीर खुसरो के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने एनालाइज करना है, जिनको तूती हिंद भी कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एक पहले नेशनलिस्ट पोइट भी इनको कहा जाता है, कि इंडिया की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीज़ें उनकी काफ़ी तारीफ़ की है इन्होंने, हिंदी लैंग्वेज की और भी काफ़ी पहलुओं की। सो उनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, डैट इज़ राइट, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किया हैं। फादर ऑफ कवाली भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कवाली इन्होंने इन्वेंट किया है, ऐसा माना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज़ कि इन्होंने ये फॉलोइंग किताबें भी लिखी, जो है तुगलकनामा और खज़ैनुल फुतूह। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री के ऊपर है, एंड खज़ैनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी मिलिट्री विक्ट्रीज अचीव करी, जो भी उसने लड़ाई में जीतें हासिल करी, ये उसके रिगार्डिंग है। तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया। थर्ड वाज ही वाज आल्सो अ डिसाइपल ऑफ शेख नसीरुद्दीन चिराग। अब ये शेख नसीरुद्दीन चिराग के डिसाइपल नहीं थे, ये डिसाइपल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट्स में करेक्ट होंगे, तो बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए कि वहादतुल वजूद का जो डॉक्ट्राइन है ये किसने दिया था। अब वहादतुल वजूद का अगर हम हिंदुज़म में बात करें तो डैट इज़ अद्वैतवाद। अद्वैता मीन्स कि जो भगवान हैं, गॉड हैं, और उन्होंने जो भी क्रिएट किया है, जो भी भगवान ने बनाया है, इंसान है, धरती है, जो भी है, क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं, इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है। क्रिएशन गॉड का ही पार्ट है, डैट इज़ यूनिटी ऑफ गॉड एंड क्रिएशन की बात करती है ये डॉक्ट्राइन, जिसको अद्वैतवाद भी बोलते हैं, शंकराचार्य वाला, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद भी बोलते हैं, और इसको वहादतुल वजूद भी बोलते हैं जब हम इस्लाम की बात करते हैं, सूफिज़म की बात करते हैं। तो क्या वो इब्न अरबी थे, अल गज़ाली थे, बाबा फ़रीद थे, या फिर दाता गंज बख्श थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इब्न अरबी, जिन्होंने वहादतुल वजूद का डॉक्ट्राइन दिया। और ये भी देखा गया है कि जो लिबरल सूफीज़ थे वो इसी डॉक्ट्राइन का कहीं ना कहीं फॉलो करते थे, और जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स सूफीज़ थे वो दूसरे डॉक्ट्राइन को फॉलो करते थे कि गॉड और क्रिएशन में वननेस नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को हराया उसके एक भाई की ही बदौलत, उसके एक भाई की हेल्प से। और वो कौन सा भाई था जिसने औरंगज़ेब को दारा शिकोह को हराने में हेल्प की? अब दारा शिकोह सबसे बड़े भाई थे, औरंगज़ेब तीसरे नंबर पे आते थे, दूसरे नंबर पे भी एक और भाई आते थे। टोटली 4 ब्रदर्स थे जो गद्दी के लिए लड़ रहे थे। औरंगज़ेब ने एक और ब्रदर के साथ अलायंस करके दारा शिकोह को हराया, जो कि दारा शिकोह फेवरेट माना जा रहा था अपने फादर का। ठीक है, तो वो कौन सा ब्रदर था जिसकी वजह से दारा शिकोह को शिकस्त मिलती है? ठीक है, क्या वो मलिक छज्जू थे, क्या वो शाइस्ता खान थे, मुराद बख्श थे, या फिर शुजा थे? तो राइट यहाँ पे आंसर होगा मुराद बख्श। मुराद बख्श सबसे छोटे भाई थे, सबसे बड़े थे दारा, उसके बाद थे शुजा, ये जो 4th ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, देन थे औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आते थे, एंड देन थे मुराद बख्श,
तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे दारा को हराया। फिर बाद में जब इनको हरा दिया तो औरंगज़ेब ने मुराद बख्श को भी ठिकाने लगा दिया। ठीक है, तो मुराद बख्श यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शाइस्ता खान वगैरह तो बहुत बाद में एग्जिस्ट करते हैं, ये एक्चुअली औरंगज़ेब के टाइम पे उसका एक ऑफिसर था। ठीक है, मलिक छज्जू बहुत पहले एग्जिस्ट करता था और शुजा उनके सेकंड ब्रदर थे। ठीक है, बैटल ऑफ देवराय और बैटल ऑफ समूहगढ़ जो हमने पीछे ही डिस्कस किया है, इन दोनों में दारा को हार मिलती है और उसके बाद इनको कत्ल कर दिया जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब मुगल्स का जो डाउनफॉल आया आफ्टर औरंगज़ेब, उसके कॉजेज़ क्या हैं? यहाँ पे 4 कॉजेज़ दिए हुए हैं, उनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट है एलियनेशन ऑफ राजपूत्स, देन है हरासमेंट बाय द मराठास, फिर है जागीरदारी क्राइसिस, देन है इंटरनल रिवोल्ट्स। और ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजपूत को एलियनेट जैसे कर दिया, राजपूत के साथ एक वैर पड़ने लगा औरंगज़ेब जैसे ही अपने एंड के रेन पे आता है, तो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुगल्स का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, वो हिल जाता है। देन हरासमेंट बाय द मराठास ने पूरे डेक्कन एरिया में मुगल्स को कभी भी स्टेबलाइज नहीं होने दिया। तो डेक्कन में वो अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू इनको हरास करते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत टाइम और रिसोर्सेज उनके वेस्ट हुए एंड ड्यू टू दैट कॉज ये उनके लॉन्ग टर्म में डाउनफॉल का भी बहुत बड़ा कारण बना। तो हरासमेंट बाय द मराठास भी एकदम सही स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। थर्ड है जागीरदारी क्राइसिस। अब जागीरदार कौन थे? मनसबदार या फिर ऑफिसर्स जिनको लैंड अलॉट किया जाता था। अब जैसे ही मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो क्या देखा गया है कि जागीर जो कि अलॉट होनी थी उसके लिए एक होड़ लग गई। जैसे आजकल आईएएस के लिए कंपटीशन होता है, वैसे ही मनसबदारी के लिए जागीरों के लिए कंपटीशन था, लेकिन जागीर उतने अवेलेबल नहीं थे, फिर भी जागीरें दी जा रही थी, तो उससे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसकी वजह से मुगल्स फाइनेंशियली वीक होने लग गए। थर्ड है इंटरनल रिवोल्ट, एक भी एकदम सही है क्योंकि सिख्स ने, जाट्स ने, सतनामीज़ एट्सेट्रा ने रिवोल्ट करके भी मुगल्स को वीक किया। तो इसमें ए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। 13th क्वेश्चन है कि जो मलिक अंबर जो कि प्रोमिनेंट सिद्धी लीडर थे वो किस सल्तनत के पीएम थे? पहला है अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, फिर है बेरार और पिदर। तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदनगर। सबसे पहले मलिक अंबर कौन थे? वो एक सिद्धी लीडर थे। सिद्धी कौन थे? अफ्रीकन मूल के जो इंडियन यहाँ पे ऑफिसर्स थे, तो दे वर बेसिकली अफ्रीकन्स, अफ्रीकन ट्राइब से आते थे। सिद्धीज़ आज भी आपको गुजरात में मिल जाएंगे। इनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा कोई अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे सिद्धीज़ थोड़े बहुत प्रोस्पैरिटी में थे और मलिक अंबर बहुत प्रोमिनेंट एक लीडर थे जो लड़ाई की यू कैन से स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा कुशल थे और अदरवाइज़ भी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक जो डेप्थ जो रखते थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो मलिक अंबर की एक्टिविटीज़ की वजह से भी मुगल्स बहुत ज़्यादा हरास हुए हैं। तो मुगल्स के कट्टर दुश्मन थे, इसकी वजह से जो मलिक अंबर हैं उनकी जो शिवाजी महाराज हैं यहाँ पे, जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, तो अहमदनगर इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो उसके बाद हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। अब ये 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये यहाँ पे देखना है कि कौन यहाँ पे रूलर है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जाट रूलर ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लेटो ऑफ द जाट्स। ठीक है, लोहागढ़ फोर्ट भी इन्होंने बनाया, जहाँ पे किस रूलर की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे आंसर में लिखा ही गया, तो सूरजमल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। तो सूरजमल की अगर हम बात करें तो इनका जो रोल है वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत में भी आता है। ठीक है, इन्होंने मराठास का सपोर्ट नहीं किया 3rd बैटल ऑफ पानीपत में, इसकी वजह से बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि मराठास की कहीं ना कहीं हार हुई। बहुत इंपॉर्टेंट ये लीडर थे। इन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट बनाया, भरतपुर में, जो कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसको कोई भी भेद नहीं पाया। ठीक है, इस किले को कोई भी फतह नहीं कर पाया। इसका जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ पे राजा सूरजमल जी को जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो इनके रिगार्डिंग है। अब हम 15th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सो
ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मुहतासिब्स कौन थे? दे वर द ऑफिसर्स हु इन्फोर्स्ड मॉरल कोड इन द मुग़ल एम्पायर, ठीक है। और सेकंड है कि ड्रिंकिंग एंड यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इन द पब्लिक वाज प्रोहिबिटेड। अब जैसे आजकल आप सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं जो देखें कि भाई कोई लड़का लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई पब्लिकली ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है, कोई ऐसी मॉरल जो कोड्स हैं उस कंट्री को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो पहली ये चीज़ें औरंगज़ेब के टाइम पे भी होती थी। तो उन ऑफिसर्स का नाम था मुहतासिब। तो यही सब देखते रहते थे, मॉरल पॉलिसिंग करते थे कि कोई वहाँ पे गैम्बलिंग नहीं हो रही है पब्लिकली, कोई प्रोस्टिट्यूशन सेंटर वहाँ पे नहीं है जो पब्लिक में अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ड्रिंकिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी यहाँ पे चीज़ें थी। तो ये एकदम सही है, ये चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल थी। सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट है, ड्रिंकिंग और यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स प्रोहिबिटेड था पब्लिकली। ये भी करेक्ट है, आप घर के अंदर जो मर्ज़ी करें लेकिन पब्लिकली आप कोई चीज़ें नहीं अलाउड थी, इसलिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन ये बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन है कि बैटल्स ऑफ प्रतापगढ़ और कोल्हापुर में कौन से जो इंडिया के महान मिलिट्री जनरल्स में से एक हैं इन्वॉल्व थे, ठीक है। क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बाजीराव वन थे, कृष्णदेवराय थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे शिवाजी महाराज, क्योंकि प्रतापगढ़ और कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र वाली साइड पे ही पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने आदिल शाही के अगेंस्ट वॉर करी और उनको सक्सेसफुली हराया। इनमें से एक में उन्होंने अफजल खान जो कि 6.5 फुट का आदमी था उसको मार भी गिराया था। सो बहुत प्रोमिनेंट विक्ट्रीज थी मराठास के लिए। इन्हीं के ऊपर बिल्ड करते करते मराठास ने इंडिया में बहुत बड़ा एक एम्पायर बना लिया ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थोड़े ही एरियाज को अगर हम छोड़ दें। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन को हम देखते हैं। फिर से आपने करेक्टली मैच यहाँ पे देखने हैं सेंट्स को और उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के, कहाँ कहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था, प्रचार था। तो फर्स्ट है यहाँ पे नरसिंह मेहता, और उनका राजस्थान के अंदर इन्फ्लुएंस था, डैट इज़ रॉन्ग। जो नरसिंह मेहता थे वो एक वैष्णव थे और गुजरात से बिलोंग करते थे और यहीं पे उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। देन है चैतन्य महाप्रभु, वेस्ट बंगाल, एकदम सही है। जो वैष्णव जो एक सिस्टम लेके गए हैं जो सेंट थे वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने वहाँ पे कीर्तन्स की जो एक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फैलाया। देन है धन्ना जाट, जिनका मेंशन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हरियाणा। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते थे, टोंक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे 1 और 3 गलत हो जाते हैं, सो 2 ओनली विल बी करेक्ट। सो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 18th क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनमें से कौन से भक्ति सेंट्स हैं और निर्गुण भक्ति सिस्टम में बिलीव करते थे? निर्गुण भक्ति सिस्टम है जो भगवान को या गॉड को किसी भी फॉर्म में नहीं देखते, किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, भगवान को किसी एक इंडिविजुअल तक लिमिट नहीं करते, और वो एक भगवान में विश्वास करते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता है। क्या वो मीराबाई थी? नहीं, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा में इनका विश्वास था। क्या वो दादू दयाल थे या तुलसीदास थे? इनमें से कोई भी नहीं था। तो तुलसीदास भी यहाँ पे सगुना सिस्टम से थे, ये भी गलत है। और दादू दयाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति के पार्ट थे और भगवान को किसी भी फॉर्म में नहीं देखते थे, ठीक है। दादू दयाल ने राजस्थान गुजरात वाली साइड पे यहाँ पे प्रचार किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट हो जाते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें। नाउ कमिंग टू 19th क्वेश्चन, ये जहानारा बेगम के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। जहानारा बेगम जो थी वो औरंगज़ेब की बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी जो बच्चों में से एक थे औरंगज़ेब के भाई बहन, वो यही थी, ठीक है। इनकी मदर की डेथ के बाद काफ़ी जो हरम को संभालना, पूरी फैमिली को जो देख रेख करना, वो इन्हीं के देख रेख में हुआ, ठीक है। तो इनके बारे में हम 2 स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी, डैट इज़ मुनीस अल अरवा। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि खुद भी ये सूफिज़म को फॉलो करते थे, क्योंकि ये और उनका छोटा भाई दारा शिको दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी, और इन्होंने दारा को ही सपोर्ट किया जब औरंगज़ेब और इनकी लड़ाई हो रही थी, ठीक है। हालांकि औरंगज़ेब ने बाद में पैचअप कर लिया था। तो ये दोनों ही सूफ़ी एक माइंडसेट के थे, तो इसलिए ये इसी में कहीं ना कहीं लीन रहते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
सेकेंड इज शी सपोर्टेड औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि शी सपोर्टेड दारा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इट विल बी ओनली वन। तो कादरिया सूफी सिलसिलों को फॉलो करते थे। एडिशनल अगर हम बताएं, देन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जागीर जिनको किसी कंडीशन पे दिया जाता था उनको क्या कहा जाता था? तनख्वाह जागीर, मशरूत जागीर, वतन जागीर या फिर अलतमगा जागीर? तो द आंसर विल बी बी, मशरूत जागीर। ठीक है, तो मशरूत जागीर वो हैं जो किसी कंडीशन पे दिए जाते हैं, ठीक है, और जो तनख्वाह जागीर हैं जो कैश पे दिए जाते हैं, सैलरीज पे। वतन जागीर हैं जो ओन टेरिटरी पे दिए जाते हैं, कि मान लो जो राजपूत राजा है फॉर एग्ज़ाम्पल आमेर का, तो उसको आमेर का ही ऑफिसर बना दिया, मतलब उसी के इलाके में ही उसको जागीर दे दिया, तो डैट इज़ वतन जागीर। अलतमगा है जो कुछ मुस्लिम नोबल्स जो कि जाने पहचाने थे, कोई रॉयल फैमिली वाले, उनको अगर दिया जाता था डैट वाज अलतमगा जागीर। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपकी रिवीजन इससे अच्छी हुई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। सो तब तक टेक केयर, रिवाइज वेल एंड जय हिंद।